दोस्तों, क्या आपको भी अलंकार पहचानने में दिक्कत होती है, कन्फ्यूज़न होता है? आप बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूरे में से पूरे नंबर लाना तो चाहते हो अलंकार के, लेकिन लंबी-लंबी परिभाषा याद नहीं होती है? तो दोस्तों चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज की इस क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ वो शॉर्ट ट्रिक्स जिसके माध्यम से आपको अलंकार अंगुलियों पे याद हो जाएँगे। और साथ ही साथ इस क्लास में हम करने वाले हैं वो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपकी बोर्ड परीक्षा में सीधे छपने वाले प्रश्न हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम खराब किए सीधे चलते हैं प्रश्नों पे। और पहला प्रश्न देखो आपके सामने लिखा हुआ है कि अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं। परीक्षा में प्रश्न कैसे आते हैं वो भी अभी बता दूंगा, क्योंकि प्रत्येक अलंकार को समझने के साथ पांच पांच प्रश्न मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। और कुछ तो ऐसे अलंकार हैं जो आपको पहली बार पढ़ते ही परमानेंट याद हो जाएंगे। दोस्तों, प्रश्न ये है कि अन्योक्ति अलंकार किसे कहते हैं। अब सब देखो, अन्य धन उक्ति है ना, अन्य मैंने दूसरा, उक्ति मैंने कथन। तो इसमें डायरेक्ट किसी बात को न कह करके पहले दूसरी बात कही जाती है जो हमारे साथ नहीं, हमारे सामने नहीं है, जो प्रस्तुत नहीं है, अप्रस्तुत है। तो उस अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का बोध कराना। दोस्तों ध्यान देना, ये जो शब्द कह रहा हूं ना, अप्रस्तुत से प्रस्तुत, ये सीधा परीक्षा में पूछा जाता है। अप्रस्तुत, अप्रस्तुत से प्रस्तुत, बस ये याद रख लो। ये दो शब्द याद रख लो, पहले अप्रस्तुत उसके बाद प्रस्तुत, तो वहां पे अन्योक्ति अलंकार है। ये प्रश्न डायरेक्ट पूछा गया इसीलिए कर रहा हूं। अब देखो, जहां अप्रस्तुत के वर्णन के माध्यम से प्रस्तुत का ज्ञान कराया जाए और या फिर व्यंग्य किया जाए, तो वहां पर जो अलंकार होता है वो अन्योक्ति होता है। अब आप उपमान और उपमेय को भी समझ नहीं पाओगे, इसे छोड़ दीजिए। इतना याद रखना है कि हमें किसी बात को समझाने के लिए डायरेक्ट उसको नहीं कहना, हमें इनडायरेक्ट कहना है। तो पहले जो उपस्थित नहीं है, अप्रस्तुत है, जैसे मिर्जा राजा जयसिंह जी को जो नई नवेली दुल्हन लाए थे, तो वो तो दरबार में आना ही छोड़ दिया। अब उनको कौन कहे, राजा को कौन कहे जाके कि भाई आप दरबार में आइए, दरबार में ध्यान दीजिए। अब कभी नाराज हो गए राजा तो एक झटके में गर्दन उड़ा दे। तो अब बिहारी जी से ये कहा गया कि भाई आप कुछ करिए, तो बिहारी जी ने एक दोहा लिख के भेजा था, उसमें उन्होंने जो है वो उदाहरण दिया था, वो बिल्कुल डायरेक्ट नहीं था, वो इनडायरेक्ट था। पर जब राजा ने उसको पढ़ा ना, तो राजा जो है वो तुरंत जो है वो दरबार में उपस्थित हो गए थे। तो वो उदाहरण मैं आज यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। और वो उदाहरण बेस्ट, जो अन्योक्ति उदाहरण, अन्योक्ति अलंकार का जो उदाहरण है वो बेस्ट उदाहरण है। ठीक है, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल आपके सामने आ चुका है। नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास इहि काल, अली कलिहि सुबिंदु आगे कौन हवाल। भाई कहा कि अभी इस फूल में, जो अभी फूल नहीं है, अभी तो कली है। भाई राजा नई नवेली दुल्हन लाए थे ना, तो डायरेक्ट ये नहीं कहा, पर फूल का और कली का उदाहरण देकर के कहा कि अभी तो ये कली है, अभी तो पूर्ण विकास भी नहीं हुआ उसका, अभी तो ये फूल भी नहीं बना है, और नहीं इसमें पराग है, नहीं इसमें मधु है, शहद नहीं है, अभी रस भी नहीं है इसमें। और इस फूल पर अगर भौरा अभी से ही मंडरा रहा है और अभी से ही उस पर जो है वो डोरे डाल रहा है, तो जब ये फूल बन जाएगा उस समय इस भौरे की क्या हालत होगी। नहीं विकास ही काल, अभी तो इसका विकास भी नहीं हुआ है। अली कली सुबिंदु आगे कौन हवाल, अरे तुम्हारा आगे क्या हवाल होगा। तो जैसे ये पंक्तियां पढ़ी, भाई राजा की आंखें खुली और राजा तुरंत दौड़े दरबार में आए। तो आपसे पूछा है कि यहाँ अलंकार कौन सा है, तो अलंकार अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन है, इसलिए अन्योक्ति अलंकार है। बिहारी जी ने भंवरे के बहाने राजा जयसिंह जी को संदेश दिया था। समझ में आ रहा है ना? नहीं आया तो एक और उदाहरण देखो, वैसे आ गया होगा। एक और उदाहरण देखो कि जहां, अच्छा ये डायरेक्ट प्रश्न आया हुआ परीक्षा में, और 2026 के मॉडल पेपर में भी इस प्रकार का प्रश्न दिया है। तो ये इस प्रकार का प्रश्न आता है कि जहां अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत का वर्णन हो, वहां पे कौन सा अलंकार होता है। दोस्तों आंख बंद करके लिख देना, अन्योक्ति अलंकार। आंख बंद करके मत लिखना, ये तो ऐसे कहा जाता है, आंख बंद करके तो लिखोगे तो फिर कहां लिखोगे, इसलिए आंख खुली रख के लिख देना, पर अन्योक्ति अलंकार लिख देना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो दोस्तों कि माली आवत देख कर कलियन करी पुकार, फूले फूले चुन लिए काल हमारी बार। अब भाई क्या हुआ, एक बगीचे में, एक गार्डन में बहुत सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे, रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे, कुछ खिले हुए थे, कुछ खिल रहे थे, कुछ अभी कलियां थी। लेकिन जब माली बगीचे में आया तो उस मालिक को देख करके जो कलियां थी ना, अभी जो फूल नहीं बने थे, वो पुकार करने लगी। जैसे ही माली ने फूलों को
तोड़ना शुरू किया तो वो कलियां पुकार करने लगी, अरे अरे देखो फूल तोड़ लिए, फूल तोड़ लिए, आज तो उनको तोड़ लिया, कल हमारी भी बारी, कल हमको भी तोड़ दिया जाएगा। तो ये फूलों के माध्यम से एक संसार का, इस भौतिक संसार का एक उदाहरण दिया गया है कि जैसे जो काल देवता हैं वो लगातार एक एक को बीन रहे हैं, फूलों को तोड़ रहे हैं, कल जो है दूसरों की भी बारी आएगी। तो इसी तरीके से ये अन्योक्ति अलंकार का बेस्ट उदाहरण दोस्तों डायरेक्ट किसी बात को ना कह करके दूसरे के माध्यम से कहा गया है। यहाँ माली काल यानी मृत्यु का प्रतीक है और कलियां युवाओं का प्रतीक है कि आज बूढ़े बूढ़े जा रहे हैं, कल युवा जब बूढ़े हो जाएंगे तो वो भी जाएंगे। तो यानी अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत, समझ रहे हो ना। शायद 3 उदाहरण दिए मैंने, अब आपको समझ में आ गया होगा, नहीं तो 2 उदाहरण और देख लेते हैं। अन्योक्ति अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है दोस्तों? अन्योक्ति अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या है? अन्य के लिए कही गई बात, यानी जो बात कही गई है ना, जो बात हम कर रहे हैं वो उसके लिए नहीं, वो दूसरे के लिए। जैसे फूलों का उदाहरण दिया, माली का जो फूल तोड़ता है तो वो फूलों के लिए नहीं था, वो इस भौतिक संसार की क्षण भंगुरता के लिए था। साथ ही साथ राजा के लिए जो कली और भौरे वाली बात करी तो वो कली और भौरे के लिए नहीं था, वो राजा जयसिंह के लिए था। तो दूसरे के माध्यम से, अन्य के माध्यम से बात कही जाए, उसे हम वहां पे क्या करते हैं दोस्तों? अन्योक्ति अलंकार होता है। अन्योक्ति और समासोक्ति में थोड़ा सा आपको अंतर समझना पड़ेगा। देखो, एक तो आप कंफ्यूजन कहाँ होता है अन्योक्ति और समासोक्ति में? एक कंफ्यूजन होता है प्रतीप अलंकार और व्यतिरेक अलंकार में, क्योंकि प्रतीप का मतलब ये होता है उल्टा, व्यतिरेक का मतलब ये होता है उल्टा। फिर अब यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लेकिन आप चिंता मत करो, मेरे पास ऐसी ट्रिक है कि उस ट्रिक से आप जीवन भर नहीं भूल पाओगे। और शायद आपने आज से पहले नहीं पढ़ा होगा। कई बार ये नहीं होता कि आप अलंकार पढ़ते हो और उसके बाद किसी क्लास को देखते हो और फिर आप है ना कंफ्यूज हो जाते हो, यार ये तो जो याद था वो भी भूल गए हम तो ऐसी कंडीशन अगर है आपकी तो आप इस क्लास को पूरी देख लेना, एंड तक देख लेना। अगर आपने क्लास को स्किप नहीं किया तो अलंकार का एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं जाएगा, मैं विद गारंटी कह रहा हूं। और उदाहरण ऐसे ऐसे दे रहा हूं, आपने हिंदी अनिवार्य में अगर आपको याद हो तो भ्रांतिमान अलंकार का जो हमने उदाहरण दिया था, बहुत सारे बच्चों ने ध्यान नहीं दिया होगा, पर जिन्होंने ध्यान दिया ना उनको बिल्कुल सटीक उदाहरण मिला था। और ऐसे ही उदाहरण या ऐसी ही परिभाषा आपको अलंकार की हमारे इस क्लास से बाहर नहीं जाएगी। मैं जो कॉपियां जब आपकी अभी जो देखी जा रही है ना, उसमें सिर्फ 5% बच्चों ने वो भ्रांतिमान अलंकार वाला उत्तर सही लिखा, बाकी सबने खोटा लिखा है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि आप धीरज रखिए, इस क्लास को कंप्लीटली देखिए और एक एक उदाहरण पे गौर करिए। अभी टाइम है, अगर आप पूरे नंबर लाना चाहते हो तो, और अगर नहीं लाना चाहते हो तो आप भले इसको फास्ट फॉरवर्ड कर लो, भले इसको स्किप कर लो, मेरा कुछ नहीं है। मैं तो बेस्ट से बेस्ट देने का प्रयास कर रहा हूं भाई, लेकिन एक बार वीडियो को लाइक और उसको हाइप जरूर कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए बेस्ट कंटेंट लाता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि जिन दिन देखे वे कुसुम, गई सू बीती बहार, अब अली रही गुलाब में, अपत कंटीली डार। इस पंक्ति में अलंकार बताइए। मैंने अभी जो बात करी है ना वो इस उदाहरण के लिए करी है, क्योंकि परीक्षा में आएगा तो हमारी अब मिशन आरबीएससी का जो एग्जाम्पल है वही आपकी परीक्षा में छपने वाला है। ज़्यादा नहीं बोलूँगा क्योंकि ज़्यादा बोलना ठीक नहीं है, बट जो मैं कह रहा हूँ उसको समझ जाइए इशारों में। तो अन्योक्ति अलंकार है। क्यों अन्योक्ति है? क्योंकि यहाँ गुलाब और भौरे के माध्यम से गुणी व्यक्ति की बात कही गई है। तो डायरेक्ट गुणी व्यक्ति की बात ना कह करके भौरे की बात करी है, गुलाब की बात करी है और उसके बाद दूसरी बात पर आए हैं। तो दोस्तों ये हमने किया है अन्योक्ति अलंकार। अब हम करेंगे समासोक्ति, मतलब जो रिलेटेड अलंकार है उसको हमने पास में रखा है ताकि आपको कंपैरेटिवली, ताकि आपको तुलनात्मक रूप से दोनों अलंकारों को समझ करके उसका अंतर समझ में आ जाए ना, तो वो अंतर आपको परमानेंट याद करा देता है। अगला प्रश्न क्या है? समासोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? अब ध्यान से समझना कि जहां एक ही वर्णन में प्रस्तुत और अप्रस्तुत दोनों का एक साथ बोध होता हो, दोनों का एक साथ ज्ञान होता हो, वहां पर समासोक्ति अलंकार होता है। पर और एक विशेष बात, प्रस्तुत से अप्रस्तुत का बोध। तो अब देखो हमने अन्योक्ति में क्या किया था? अन्योक्ति में पहले अप्रस्तुत आया था। अन्योक्ति अ से शुरू होता है तो वो भी अ से शुरू होता है, ठीक है। याद रखने की ट्रिक बता रहा हूं, ध्यान देना। अन्योक्ति में अप्रस्तुत से प्रस्तुत जाते हैं, जबकि समासोक्ति में प्रस्तुत से अप्रस्तुत जाते हैं। जो हमारे सामने उपस्थित है पहले उसकी बात कही जाती है और उसको पक्का करने के लिए फिर दूसरी बात कही जाती है। लेकिन ध्यान रखना ये दृष्टांत अलंकार से भिन्न है, अभी उसको पढ़ेंगे। कंफ्यूज नहीं होना चाहते हो तो बने रहो साथ में।
लेकिन वीडियो को लाइक और हाइप कर दो ताकि आपके जैसे और जो बाकी बच्चे हैं जो बड़े कंफ्यूज में हैं उनको भी ये क्लास मिल जाए तो वो भी अपना टॉपिक क्लियर कर दें। दोस्तों फिर से समझो कि जहां एक ही वर्णन में समान विशेषणों का प्रयोग करते हुए पहले प्रस्तुत और उसके बाद अप्रस्तुत दोनों का एक साथ बोध हो जाता है, वहां समासोक्ति अलंकार होता है। समासोक्ति यानी संक्षेप में कही गई बात जिससे दो अर्थों का पता चलता है, दो अर्थ निकलते हैं। देखो यहां पे देखो प्रश्न ये आपके सामने है कि जहां कार्य, लिंग या विशेषण की समानता के कारण प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत का बोध हो, वहां पर कौन सा अलंकार होता है? ध्यान से समझ लेना, प्रस्तुत के कथन में पहले प्रस्तुत आ रहा है, प्रस्तुत के कथन में अप्रस्तुत का बोध हो रहा है तो समासोक्ति अलंकार होता है। यह परिभाषा बोर्ड परीक्षा में पूछी जा सकती है दोस्तों। अप्रस्तुत से प्रस्तुत पूछी गई है पहले, इसलिए इस बार संभावना बनती है प्रस्तुत से अप्रस्तुत यानी समासोक्ति। तो अब मैंने बता दिया कि क्या संभावना किस चीज की है, फिर भी अगर आप लोग याद नहीं करो तो भाई मुझे मत कहना बाद में। अब देखो नेक्स्ट प्रश्न है कि समासोक्ति अलंकार में समास शब्द का अर्थ क्या है? तो दोस्तों समास का अर्थ होता है संक्षिप्त। समास का मतलब होता है संक्षिप्त करना, छोटा करना, कम शब्दों में गहरी बात कहना। समझ में आ रहा है? मतलब एक ही बात में दो दो अर्थ निकले ऐसी बात करना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एक प्रश्न देखो, क्या प्रश्न है कि कुमुदिनी हूं प्रफुल्लित भई साँझ कलानिधि जोई, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अरे भाई कुमुदिनी है ना, कुमुदिनी जो है क्या हो गया? प्रफुल्लित हो गई। कब? साँझ को। क्यों? क्योंकि चंद्रमा देख करके। बट यहाँ पर चंद्रमा, कलानिधि मतलब चंद्रमा, पर यहाँ पर नायिका अपने नायक को देख करके प्रफुल्लित हो गई। तो एक ही उदाहरण से दो दो अर्थ निकल रहे हैं। आया समझ में? क्यों? इसलिए कौन सा अलंकार हुआ? समासोक्ति। यहाँ पे कुमुदिनी प्रस्तुत है। कुमुदिनी मतलब एक फूल है जो साँझ को चंद्रमा के खिलने पर, चंद्रमा के निकलने पर प्रफुल्लित होती है, के साथ साथ यहाँ पे नायिका कि शाम को नायिका ने जैसे ही अपने नायक को देखा प्रफुल्लित हो गए भाई। तो बात तो कुमुदिनी से शुरू करी जो डायरेक्ट है, जो प्रस्तुत है, उसके माध्यम से दूसरा उदाहरण नायक और नायिका का दे दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण, इसको उदाहरण याद कर लेना, डायरेक्ट पूछे जाएगा कौन से अलंकार का उदाहरण है? कुमुदिनी हूं प्रफुल्लित भई साँझ कलानिधि जोई, तो समासोक्ति अलंकार का उदाहरण है। आगे देखो दोस्तों, अन्योक्ति और समासोक्ति में सबसे बड़ा अंतर क्या है? अन्योक्ति में अप्रस्तुत से प्रस्तुत, समासोक्ति में प्रस्तुत से अप्रस्तुत, साथ ही साथ एक साथ दो बातें क्लियर होती हो। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा कि अन्योक्ति में अप्रस्तुत का वर्णन होता है, उसके बाद प्रस्तुत का बोध होता है, जबकि समासोक्ति में दोनों का एक साथ, प्रस्तुत का और उसके साथ साथ अप्रस्तुत का। अब देखो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखो, समासोक्ति अलंकार में प्रस्तुत और अप्रस्तुत का बोध कराने का मुख्य आधार क्या है? तो वो है समान विशेषणों का प्रयोग। ठीक है भाई, समान विशेषणों का प्रयोग। आगे देखो नेक्स्ट प्रश्न देखो, अब ये तो बिल्कुल इजी है भाई, इसमें ज्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे। विभावना यानी बिना कारण के ही कार्य संपन्न हो जाए, सबको याद है? तो जहां कारण ये के न होने पर भी अगर कार्य हो जाता है तो वहां विभावना अलंकार होता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। आपको जो है वो उदाहरण याद रखना। विशेष प्रकार की कल्पना यानी बिना कारण के ही कार्य का हो जाना। उदाहरण आपके सामने दिया हुआ है जो इजी है, वहां पे ज्यादा टाइम मैं नहीं लूंगा आपका। जहां आपको कंफ्यूजन ज्यादा है ना, उसको मैं क्लियर बिल्कुल आपका कर दूंगा। तो बिनु पद चले सुने बिनु काना कौन सा? विभावना। अब देखो आगे बढ़ते हैं भाई। अब यहाँ पे ना भगवान के लिए कहा गया है कि भगवान जी बिना कानों के सुन लेते हैं, बिना पैरों के चल लेते हैं, बिना हाथों के हमारे सारे काम कर देते हैं, इसलिए। नेक्स्ट, जहां कारण के अभाव में कार्य की उत्पत्ति का वर्णन हो वहां पे विभावना। भाई कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है तो विभावना। 2024 की परीक्षा में परिभाषा पूछी गई थी। नेक्स्ट, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिन निर्मल करे छुआए। भाई बिना, निंदक जो होते हैं ना, हमारे निंदक, हमारे आलोचक, उनको हमें नजदीक रखना चाहिए, उससे दूरी नहीं बनानी चाहिए, उनको नजदीक रखो ताकि हमारी कमियां उजागर हो जाए, ताकि हमारी कमियों का हमें पता चल जाए। अरे कवि तो यहां तक कहता है कि अपने जो निंदक होते हैं ना, उनको अपने आंगन में एक कुटिया बना के उनको वहीं पे बिठा दो। कहना भैया तू आ जा, तू मेरे घर में, मेरे आंगन में एक कुटिया बना के यहीं रह जा, ताकि वो हमेशा रोज रोज अपनी कमियां बताएगा, रोज रोज, तो धीरे धीरे हम कमियों से रहित हो जाएंगे। बात यह है कि बिन पानी साबुन बिना पानी और बिना साबुन के हम तो निर्मल हो जाएंगे, हम तो मल रहित हो जाएंगे, हम तो स्वच्छ हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे विभावना अलंकार याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट अलंकार है विभावना के लिए।
अगला, विभावना अलंकार में कौन से वाचक शब्दों का प्रयोग होता है? भाई इसमें बिनु, बिना जैसे वाचक शब्दों का प्रयोग होता है, याद रखना। नाच अचानक ही उठे बिनु पावस मन मोर। अरे भाई मोर जो होते हैं ना, मयूर, वो पावस ऋतु में, वर्षा ऋतु में नाचते हैं, लेकिन आज तो ऐसा हुआ कि मोर जो है, कौन से मोर? वन मोर जो है वो बिना पावस ऋतु के ही, बिना बारिश की ऋतु के ही अब नाच उठे। तो बिना ऋतु के नाचना मतलब कारण नहीं, फिर भी कार्य का हो जाना विभावना अलंकार हुआ। लेकिन यहां पर बात हो रही है मन की। अब देखो नेक्स्ट, अब अपन आगे बढ़ेंगे विशेषोक्ति अलंकार। अभी हमने देखा अन्योक्ति और समासोक्ति दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है, दोनों एक दूसरे से तुलनात्मक रूप से सीखे जाते हैं। उसी तरीके से विभावना और विशेषोक्ति दोनों एक दूसरे के विपरीत है। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या होता है, विशेषोक्ति में क्या होता है कि विशेषोक्ति में कारण होते हुए भी कार्य नहीं होता है। जहां कारण के उपस्थित होने पर भी कार्य न हो, वहां यह विभावना का ठीक उल्टा है। ध्यान से समझना, विभावना में कारण नहीं है फिर भी कार्य हो रहा है, विशेषोक्ति में, विशेषोक्ति अलंकार में कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो इसको कैसे इसको करना है, इसको हम एक उदाहरण देखते हैं पहले, तब आपको इजीली समझ में आ जाएगा। यहाँ पे चलिए उदाहरण है, हाँ, विभावना अलंकार का ठीक विपरीत अलंकार कौन सा होता है? विशेषोक्ति, याद रखना है। इसके बाद उदाहरण देता हूं मैं आपको, बेस्ट उदाहरण देखो। हाँ भाई, अब देखो, जल बिच मीन पियासी मोही सुनी सुनी आवे हंसी। अरे भाई मेरे को तो ये सुन सुन करके हंसी आती है कि जल के बीच में रह करके भी मछली प्यासी की प्यासी है, ऐसा कैसे हो सकता है? दोस्तों यहाँ पे विशेषोक्ति अलंकार है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मछली की बात नहीं हो रही है, बात हो रही है आंखों की। अरे आंखों से लगातार आंसू टपक रहे हैं, प्रियतम के वियोग में जो वियोगिनी है उसकी आंखों से लगातार आंसू टपक रहे हैं, फिर भी उसकी आंखें प्यासी की प्यासी, किसकी? अपने प्रियतम के दर्शनों की। आया समझ में? मछली पानी मतलब है फिर भी प्यासी है, एक्चुअली मछली की बात ना होकर के आंखों की बात हो रही है। अगला प्रश्न देखो, नेक्स्ट प्रश्न देखो, हाँ, नेहन नैननी को कछु उपजी बढ़ी बलाए नीर भय नीत प्रीति रहे तमु न प्यास बुझाए। अरे लगातार स्नेह की बाढ़ आ रही है आंखों से, फिर भी नैन प्यासे के प्यासे हैं, आंखों में आंसू हैं फिर भी प्यास नहीं बुझती है। पानी है, आंसू पानी तो होता है पर फिर भी प्यास नहीं बुझती है, तो कारण है फिर भी कार्य नहीं हो रहा है। आगे बढ़ो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखो, विशेषोक्ति अलंकार। जहां कारण के रहते हुए भी कार्य की पूर्ति न हो वहां पे विशेषोक्ति अलंकार होता है। अगला, मूर्ख हृदय न चेत जो गुरु मिलहि बिरंच सम। पंक्ति में अलंकार कौन सा है? अरे भाई मूर्ख हृदय जो होता है ना वो कभी नहीं चेतता है, भले ब्रह्मा जी जैसे गुरु मिल जाएं। ब्रह्मा जी से बड़ा गुरु दुनिया में कौन हो सकता है? पूरे ब्रह्मांड में कौन हो सकता है? पर फिर भी ब्रह्मा जी जैसे गुरु मिल गए, कारण है, पर फिर भी मूर्ख नहीं चेता, कार्य नहीं हो रहा है। दोस्तों आगे बढ़ो, दृष्टांत अलंकार किसे कहते हैं? आगे बढ़ते बढ़ते हम दृष्टांत तक पहुंच गए हैं। हम कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में पूरा अलंकार कंप्लीट कर देते हैं, ताकि नेक्स्ट दूसरा टॉपिक भी आएगा। तो चलो इसको कंटिन्यू करते हैं। जहां पहले एक बात कहकर फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात उदाहरण कही जाए और दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव हो, वहां पे दृष्टांत उदाहरण होता है। अब ज्यादा लंबी चौड़ी बातें याद नहीं करनी, अब तो इतना याद करो कि जहां बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है वहां पे कौन सा अलंकार होता है? दृष्टांत अलंकार। आंख बंद करके लिख देना, आंख बंद करके परीक्षा में आपको क्या करना है, जहां बिंब प्रतिबिंब का भाव आवे वहां पर लिख देना है दृष्टांत। आंख बंद करके तो फिर वापस वही बात हो गई, आंख बंद करके नहीं लिखना है। इसमें कोई वाचक शब्द नहीं होता, इस बात का भी ध्यान रखना है। जैसे हमने विभावना में देखा वाचक शब्द क्या होता है? बिना, बिन, बिना, है ना, बिनु, ऐसे वाचक शब्द होते हैं। लेकिन दृष्टांत अलंकार होता है, इसमें कोई भी वाचक शब्द नहीं होता है, यहां तो बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। या फिर क्या होता है, जहां पहले एक बात कह करके फिर उससे मिलती जुलती दूसरी बात कही जाती है, दूसरा दृष्टांत दिया जाता है, वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। दोस्तों आगे देखो, उपमेय और उपमान वाक्यों में बिंब प्रतिबिंब का भाव होने पर कौन सा अलंकार होता है? जहां बिंब प्रतिबिंब का भाव आवे ना वहां पर आपको दृष्टांत अलंकार लिख देना है। बिंब प्रतिबिंब भाव शब्द देखते ही दृष्टांत पर टिक लगा देना। टिक नहीं लगाना पड़ेगा आपको, तो परीक्षा की कॉपी में लिखना पड़ेगा, तो लिख देना भाई, लिख देना। अगला क्वेश्चन देखो दोस्तों, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। अरे यहां पर एक बात कहने के लिए, एक बात समझाने के लिए एक उदाहरण दिया गया है
कि अभ्यास करते करते मूर्ख व्यक्ति भी जो है वो बुद्धिमान बन जाता है। कैसे बन जाता है? तो इसको समझाने के लिए दूसरा उदाहरण दिया, यहाँ पे दृष्टांत दिया कि रसरी आवत जातते। एक वो जो रस्सी होती है ना, बाल्टी बांध करके, पहले पुराने जमाने में बाल्टी, कुएं में से पानी निकाला जाता था ऐसे बाल्टी से, तो रस्सी कितनी मुलायम होती है, पर फिर भी लगातार कई वर्षों तक जब हम उसकी मुंडेर पर उसको खींचते हैं ना, तो पत्थर जो होता है ना मुंडेर, उस पर भी लकीरें पड़ जाती है। तो इसका मतलब है कि बार बार अभ्यास करने से कोई भी व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। इसको समझाने के लिए रस्सी और पत्थर का उदाहरण दिया गया है। तो एक बात को समझाने के लिए उसके जैसा दूसरा उदाहरण प्रस्तुत किया गया, यानी दोनों में बिंब प्रतिबिंब का भाव है। बिंब प्रतिबिंब का भाव है तो दृष्टांत उदाहरण हो गया। और यह दृष्टांत उदाहरण का सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है। कंफ्यूज मत हो जाना, इतने सारे उदाहरण आएंगे ना। अभी मैंने कहा था शुरू में ही कि अगर आप धीरे धीरे क्लास को देखोगे ना तो हो जाएगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, अपने आप को स्मार्ट समझते हैं, मुझे तो सब आता है, मुझे तो सब आता है, मुझे तो ये भी आता है, मुझे तो ये भी आता है, और परीक्षा में जाके डब्बा गोल उन्हीं का होता है। और जो स्मार्ट वर्क करते हैं, जो अपने आप को ज़्यादा स्मार्ट ना समझ करके वास्तव में जो चीज़ें बताई जाती है उसको फॉलो करते हैं, वो परीक्षा में इतना बेस्ट लिख करके आते हैं कि जो टॉपर आने वाला होता है वो तो हो जाता है डाउन, और जो वास्तव में मीडियम लेवल का होता है ना, वो बच्चा टॉप कर जाता है। तो इसीलिए कह रहा हूं कि एक एक उदाहरण मैंने ये कितनी मेहनत करी होगी, आप सोचो, इतने बेस्ट एग्जाम्पल लाने के लिए, इतनी बेस्ट क्लास को रेडी करने के लिए कितना टाइम लगा होगा। एक निवेदन आपसे ये रहेगा कि आपको लगता है कि वास्तव में ही इसमें मेहनत हुई है और वास्तव में ही आपको टॉपिक समझ में आ रहा है, और अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो मुझे पूरा भरोसा है आप बिल्कुल इस टॉपिक को लेकर के गंभीर हो, और गंभीर होना भी चाहिए, क्योंकि मैंने पहले ही कर दिया था कि ऐसे ऐसे उदाहरण बताऊंगा जो आपको बिल्कुल अंगुलियों पर याद हो जाएंगे। ऐसी ऐसी ट्रिक देखेंगे, ऐसे ऐसे बिल्कुल कंपेरिजन करते हुए परिभाषाएं मैं आपको याद करा दूंगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करना तो बनता है ना, वीडियो को हाइप तो बनता है ना, दोस्तों के साथ शेयर तो बनता है ना। अरे भाई, आपके जैसे और कितने सारे बच्चे बेचारे ढूंढ रहे हैं टॉपिक, लेकिन उनको सही टॉपिक नहीं मिल रहा है, तो पहुंचा दीजिए ना उन तक, थोड़ी सी हेल्प कर दीजिए ना अपने मित्र की। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और ये रहा हमारा नेक्स्ट प्रश्न। क्या है कि दृष्टांत अलंकार में साधारण धर्म अलग अलग होते हुए भी उनमें भाव पाया जाता है, उनमें बिंब प्रतिबिंब का भाव पाया जाता है। अरे आंख बंद करके याद कर लो, बिंब प्रतिबिंब दृष्टांत, दृष्टांत मतलब बिंब प्रतिबिंब, बस हो गया, क्लियर क्लियर हो गया। आइए आगे बढ़ते हैं, आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और ये रहा हमारा दृष्टांत अलंकार। अलंकार की पहचान क्या है? दृष्टांत अलंकार की पहचान है कि इसमें कोई भी वाचक शब्द नहीं होता है, बस केवल बिंब प्रतिबिंब का भाव होता है। पापी मनुज भी आज मुख से राम नाम निकालते, देखो भयंकर भेड़िए भी आज आंसू बहाते, आज आंसू ढालते। इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है? दृष्टांत। क्यों? क्योंकि पापी मनुष्यों के उदाहरण, पापी मनुष्यों की बात को समझाने के लिए भेड़िए का उदाहरण दिया गया है। समझ में आ रहा है ना? तो इसीलिए यहाँ पे कौन सा अलंकार है? दृष्टांत अलंकार है। उदाहरण को अच्छी तरह से रट लो। अगर फिर भी आपको कंपैरिजन समझ में नहीं आ रहा है तो उदाहरण तो याद कर लो ना। इसी उदाहरण को आपको कल परीक्षा में लिखना है, जो भी आपका एग्जाम है जिस दिन, 2-3 दिन बाद में। चलो आगे बढ़ते भाई। अब देखो, हाँ, प्रतीप, व्यतिरेक, मानवीकरण, अभी 3-4 अलंकार बचे हैं। एक काम करते हैं, नेक्स्ट बचे हुए मैं नेक्स्ट क्लास में लाता हूँ, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो बहुत ही जल्दी मैं नेक्स्ट क्लास के साथ मिलता हूँ और इसी एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करने वाले हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहिए, इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।